नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 17 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। मध्य प्रदेश की एक गैंग है पारदी नाम से। पारदी गैंग नाम है उस गैंग का और लगभग 100 साल पुरानी ये गैंग है और कई बार इस गैंग का नाम सामने आ चुका है। चोरी में, डकैती में, किडनैपिंग में, ड्रग में कई बार नाम सामने आ चुका है इस गैंग का। लगभग 2016 की बात है। इस गैंग के पास 5 करोड़ 80 लाख रुपए थे, सारे के सारे कैश। 5 करोड़ 80 लाख। अब ये गैंग इतने सारे पैसों का क्या करना है, कहाँ पर इनको छुपाना है, क्या इनसे कुछ खरीदना है, जमीन जायदाद, ये सब सोचने में लगी हुई थी। इतने में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाइव आते हैं और एक घोषणा करते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 की ये बात है और अब से 500 और 1000 के नए नोट छापे जाएंगे। 1000 के नोट नहीं छापे जाएंगे, 2000 के नोट छापे जाएंगे। अब ये बात पारदी गैंग को जब पता चली तब उन सभी की सांसें उखड़ गई, क्योंकि जितने भी पैसे उन्होंने चुराए थे वो सारे के सारे 500 और 1000 के थे। 500 और 1000 के नोट थे सारे के सारे। अब इनका क्या करना है, क्योंकि अब वो किसी कागज के टुकड़े से कम नहीं थे। कागज के टुकड़े बन चुके थे 500 और 1000 के नोट। तो गैंग वालों ने खूब दिमाग लगाया, खूब तरकीबें लगाई, खूब स्कीम लगाई कि कैसे तैसे इन पैसों को कन्वर्ट करा लें। लेकिन 5 करोड़ 80 लाख जितनी बड़ी रकम को कन्वर्ट कराना बहुत बड़ा काम है और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। हो सकता है कहीं सवाल जवाब हो जाएंगे, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए, तो पकड़े जाने का खतरा बहुत ही ज़्यादा था। खूब कोशिशें करने के बाद में गैंग वालों ने एक फैसला किया कि ये जितने भी पैसे हैं 5 करोड़ 80 लाख, इनको हम चलती नदी के अंदर बहा देंगे। उन्होंने किया भी ऐसा। एक नदी के पास गए और उस नदी में पूरे के पूरे पैसे फेंक दिए। जब वो नदी बढ़कर आगे गई, पैसे आगे पहुंचे, तो गरीब जो लोग थे उन्होंने देखा कि काश ये पैसे ये हमको दे देते फेंकने से तो अच्छा। और उन्होंने नहीं, पारदी गैंग ने नहीं, और भी खूब सारे लोग थे जिन्होंने नदियों के अंदर पैसे बहाए, क्योंकि अब किसी काम के थे नहीं वो और कन्वर्ट कराने जाते तो पकड़े जाते। खैर, अब आते हैं हम इस कहानी की शुरुआत पर कि उनके पास 5 करोड़ 80 लाख रुपए आए कहाँ से। तो इस कहानी की जड़ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक स्टेशन है सालेम नाम का। सालेम नाम से एक रेलवे स्टेशन है तमिलनाडु में। 8 अगस्त 2016 की शाम को अचानक उस रेलवे स्टेशन पर पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स चारों तरफ तैनात हो जाते हैं, हेवीली आर्म्ड, सबके पास एडवांस्ड बंदूकें, एडवांस्ड वेपन। जब रेलवे स्टेशन पर बाकी के यात्री ये सभी देखते हैं तो उनको एक बार तो समझ में नहीं आता कि क्या कोई क्रिमिनल आ गया, कोई यहाँ पर आतंकवादी आ गया, इतनी पुलिस फोर्स कैसे तैनात हो रही है। अच्छा, अब इतने में एक ट्रेन स्टेशन के ऊपर पहुंचती है। ये ट्रेन का नंबर था 11064। इस ट्रेन को जाना था सालेम जंक्शन से चेन्नई जंक्शन तक, यानी कि ये सालेम से चेन्नई तक की ट्रेन थी और एक्सप्रेस ट्रेन थी ये। अच्छा, इस ट्रेन के शुरू के जो 2 कोचेस थे, यानी कि इंजन के बाद की जो 2 बोगियाँ थी, उन दोनों बोगियों को भारतीय रिजर्व बैंक ने बुक करा रखा था, दोनों बोगियों को। अब जब ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी, शुरू की पहली बोगी में जो वहाँ पर कुली होते हैं, जो स्टेशन के ही कुली, बहुत सारे लकड़ी के डब्बे उस पहले डब्बे के अंदर, बहुत पहली बोगी के अंदर रखने लगते हैं। अब जब लोगों ने उन लकड़ी के डब्बों को देखा जो कुली उस बोगी के अंदर रख रहे थे, तो लोग समझ गए थे कि ये भारतीय रिजर्व बैंक का है। वहाँ पर कुछ लगा हुआ भी था लोगों को, तो लोग समझ चुके थे कि या तो इसके अंदर पैसा है, सोना है, चांदी है, या फिर कोई कीमती चीज़ है, इसीलिए इतनी हैवी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। खैर, कुली जितने भी डब्बे थे, करीबन 226 डब्बे थे, उन 226 डब्बों को पहले कोच के अंदर रखते हैं और बाद में दूसरे कोच के अंदर, दूसरी बोगी के अंदर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे हेवीली आर्म्ड, वो सारे के सारे उस बोगी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। लगभग 9 बजे उस ट्रेन को स्टेशन से निकलना था और 9 बजे सालेम स्टेशन से ट्रेन निकल जाती है, ठीक 9 बजे। अब ट्रेन का सफ़र सही चल रहा था। बीच में जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकती उस स्टेशन पर पुलिस ऑफिसर उस दूसरी बोगी से उतरते, पहली बोगी को आकर चारों तरफ से देखते, सब कुछ सेफ है, किसी ने कोई चोरी करने की तो कोशिश नहीं की और सब कुछ सही चल रहा था, किसी ने भी तोड़ा नहीं था उस बोगी को, सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, अब अगला दिन आता है, ये बात थी 8 अगस्त की। अब आता है 9 अगस्त। 9 अगस्त के दिन सुबह 4-5 बजे का टाइम होगा और 4-5 बजे ट्रेन अपने फाइनल स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां तक उसको जाना था।
अब वो लकड़ी के डब्बे उस ट्रेन में रखे हुए थे, उन डब्बों को नीचे उतार रहा था। तो एक पुलिस ऑफिसर जाता है, उस ट्रेन के पहले डब्बे का ताला खोलता है, पहली बोगी का ताला खोलता है और बाद में अंदर जाता है। अब गेट खोलते ही यहाँ पर उनको कई बार हैरान होना था। गेट खोलते ही वो देखता है कि ट्रेन की उस बोगी के अंदर रोशनी आ रही है, कहीं से उजाला आ रहा है। अब वो ट्रेन की बोगी जिसमें कीमती सामान रखा हुआ था, पैसे रखे हुए थे, उसको चारों तरफ से कवर कर दिया था। उसकी खिड़कियां बंद थी, सारे दरवाजे बंद थे, ऊपर से चारों तरफ से वो बंद थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर रोशनी आ रही थी। अब जब ये मंजर उस ऑफिसर ने देखा तो वो तुरंत समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो आगे बढ़ता है देखने की रोशनी कहाँ से आ रही है। जब वो आगे जाता है तो वो देखता है कि ट्रेन की छत के ऊपर एक सुराख कर दिया किसी ने, सुराख भी नहीं कह सकते, 2x2 का एक चादर, 2x2 की वो चादर काट दी है ट्रेन की छत से, इतनी कि वो वहां से एक इंसान ट्रेन के अंदर घुस सके, उस बोगी के अंदर घुस सके। बाद में जब ऊपर से नीचे देखा तो चारों तरफ नोट बिखरे हुए। थोड़ा और गौर से देखा तो वहां पर कुछ लकड़ी के डब्बे जिनमें नोट वगैरह रखे हुए थे, वो डब्बे भी टूटे हुए। जब ये बात वो बाहर जाकर बताता है अपने साथ वाले अफसरों को, आग की तरह बात चारों तरफ फैल जाती है। तुरंत वहां पर मीडिया पहुंच जाती है रिपोर्टिंग करने, ट्रेन में से चोरी हो गई। कुल वो 16 पुलिस वाले वहां पर दूसरी बोगी के अंदर तैनात थे। 16 पुलिस वालों के सामने पैसे उड़ा कर लिए गए चोर। चलती ट्रेन के अंदर पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई, पुलिस को भनक तक नहीं कि चोरी हो गई। जब स्टेशन पर आकर पहुंची ट्रेन, जब पैसों को उतारने की बारी आई, तब पुलिस को पता चला कि चोरी हो गई। तो मीडिया काफ़ी ज़ोरों शोरों से उस वारदात की रिपोर्टिंग करने लग रही थी। अब तुरंत एक टीम तैयार की जाती है पुलिस की, तमिलनाडु पुलिस की। सबसे पहले तो वो टीम जितने भी पैसे चोरी हुए हैं उनका हिसाब लगाती है। तो वो कुल 226 डब्बे थे जो उस ट्रेन में रखे हुए थे, और उन 226 डब्बों के अंदर 342 करोड़ रुपए थे। 342 करोड़ रुपए में से, अच्छा, 226 बॉक्सेस में से 4 डब्बों को तोड़ दिया गया था। 4 डब्बों को तोड़कर उनमें से जितने भी पैसे थे वो निकाल लिए गए थे, और लगभग 5 करोड़ 80 लाख रुपए उन्होंने चुरा लिए थे चलती ट्रेन के अंदर। अब पुलिस अपने आगे की जांच शुरू करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है। जितने भी लोग उस ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे थे उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ करती है, ट्रेन पर जितने भी लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ करती है। ऊपर से सरकार का भी प्रेशर, रिजर्व बैंक का भी प्रेशर, क्योंकि रिजर्व बैंक ने जिम्मेदारी दी थी इनको। खूब कोशिश की तमिलनाडु की पुलिस ने, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तमाम तरह के तरीके अपना कर देख लिए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। कोई सबूत नहीं मिल रहा, कोई गवाह नहीं मिल रहा, ना पैसे मिल रहे। तो आखिरकार ये केस सीआईडी को सौंप दिया जाता है। सीआईडी अब इस केस को लीड कर रही थी। अब सीआईडी के मन में यहाँ पर कुछ ओवर कॉन्फिडेंस था। उनका मानना ऐसा था कि हम तो ऐसे चुटकियों में इस केस को सोल्व कर देंगे, ये केस हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सीआईडी खूब जांच पड़ताल करती है। सीआईडी उस ट्रेन में जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे थे उन सभी को पुलिस स्टेशन बुलाती है, वहां पर उन सभी से पूछताछ करती है पुलिसिया तरीके से। बाद में उन सभी के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं, सीडीआर निकाली जाती है। बाद में जो भी लोग ट्रेन स्टेशन के आसपास थे उन सभी के बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में, पूछताछ की जाती है, उनके भी मोबाइल के रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं। बाद में जिन जिन को पता था ट्रेन की इस रूट के बारे में, इस बारे में पता था कि ये पैसे यहाँ से इस ट्रेन में यहाँ तक जाने वाले हैं, उन सभी से पूछताछ हुई। उनके सारे मोबाइल के रिकॉर्ड्स निकाले गए, मोबाइल की लोकेशन निकाली गई, कहाँ पर थे जब चोरी को अंजाम दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता चला। बाद में जो कुली जिन्होंने वो डब्बे ट्रेन के अंदर रखे थे उनसे एकदम अच्छे से पूछताछ हुई, उनके मोबाइल की लोकेशन निकाली गई कि वो चोरी हुई तब कहाँ पर थे, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। जहाँ जहाँ से ट्रेन गुजरी वहाँ के इलाकों को भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर देखा, लेकिन वहाँ से भी कुछ सफलता नहीं प्राप्त हुई। अब जब तमाम तरह की कोशिशें सीआईडी ने भी कर ली थी और कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था, तब सीआईडी ने फैसला किया कि वो अब नासा की मदद लेंगे। तो भारतीय सरकार के जरिए सीआईडी नासा से कांटेक्ट करती है और नासा को पूरी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे एक ट्रेन है जो कि तमिलनाडु के सालेम स्टेशन से रवाना हुई और चेन्नई स्टेशन तक वो ट्रेन गई। उस बीच में उस ट्रेन की छत पर किसी ने 2x2 का उस 2x2 की छत को काट दिया, 2x2 का एक सुराख कर दिया आप कह सकते हैं, और
आप हमें ये बता दो कि वो सुराग किया गया, वो छत काटी गई, तो वो छत कहाँ पर काटी गई? आप अपने सैटेलाइट में देखकर बताइए। सैटेलाइट नासा के ऊपर चारों तरफ आप घूमते रहते हैं, आपको भी पता है। तो नासा ने अपनी पूरी सैटेलाइट इमेजेस निकाली और उन सैटेलाइट इमेजेस में से नासा ने बताया कि जो बिरदाचालम रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं वो छत है वो काटी गई है ना। अब पुलिस बिरदाचलम रेलवे स्टेशन के आसपास के जितने भी मोबाइल्स एक्टिव थे उन सभी मोबाइल्स का सीडीआर निकालती है, उनकी कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है और सभी को एक तरह से जीरो इन करती है। अब पुलिस को हजारों मोबाइल जीरो इन करते 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 एक सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर मिलता है। इस मोबाइल नंबर को जब गहराई से देखा गया, इस मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड निकाला गया, तो पता चला कि ये मोबाइल नंबर मध्य प्रदेश का है और गुना इलाके का है और इस मोबाइल नंबर का ओनर है मोहन सिंह पारदी। नंबर की पड़ताल करने के बाद में ये सब कुछ पता चला। अब मोहन सिंह पारदी को पुलिस उठा लेती है। उठाने के बाद में उससे पूरी पूछताछ करती है तो वो अपने 8 और साथियों का नाम लेता है। अब टोटल यहाँ पर 7 और साथियों का नाम लेता है और ये टोटल 8 लोग थे। तो पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो ये 8 के 8 लोग कबूल कर लेते हैं कि चोरी को अंजाम इन्होंने दिया था। 5 करोड़ 80 लाख रुपए इन्होंने चुराए थे। जब पुलिस को यह पता चला कि पैसे इन्होंने चुराए थे, तब तक 2 साल हो चुके थे। पुलिस को, सीआईडी को पूरे 2 साल लग गए एक चोरी का पता लगाने में कि ये चोरी किसने की, कब की, कहाँ की। सबको हिरासत में लेने के बाद में इनसे बहुत अच्छे से पूछताछ हुई। तो अब उन 8 चोरों ने पूरी कहानी बताई। तो उन्होंने कहा कि जो ट्रेन है 11064 ट्रेन, जिसमें ये पैसे ले जाए गए थे, सालेम जंक्शन से जो ट्रेन जाती है चेन्नई, उस ट्रेन में लगातार इन लोगों ने 8 बार सफर किया। 8 बार इन्होंने रैकी की उस ट्रेन में चढ़कर। 8 बार सालेम से लेकर चेन्नई तक का जो सफर है वो तय किया। सालेम से चेन्नई का जो रास्ता है वो करीब 140 किलोमीटर लंबा है, 140 किलोमीटर की दूरी है और इन्होंने जितना भी 140 किलोमीटर का जो रास्ता है उस पूरे रास्ते की रेकी की कि कहाँ पर हम चोरी कर सकते हैं, कहाँ पर चोरी स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ पर हम पैसों को नीचे फेंक सकते हैं, कहाँ से हम पैसों को उठाकर अपने इलाके में ले जा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो ट्रेन थी 11064, ये ट्रेन सालेम स्टेशन से लेकर बिरदाचालम स्टेशन तक तो चलती थी डीजल इंजन पर। बिरदाचालम स्टेशन से लेकर चेन्नई तक जाती थी ये बिजली के ऊपर, यानी कि जो इंजन था उसको चेंज कर दिया जाता था। अब यहाँ पर क्या होता कि जो आगे का डीजल इंजन है उसको हटा लिया जाता और ट्रेन की पीछे ही पीछे एक इंजन, बिजली से चलने वाला इंजन या फिर बिजली से चलने वाला लोकोमोटिव लगा दिया जाता। अब पहले तो वो डीजल इंजन के बाद पैसों की बोगी थी, यानी कि वो पैसों की बोगी 1 नंबर पर थी। लेकिन अब क्योंकि पिछली साइड इंजन लगा दिया गया और वो ट्रेन उस तरफ जाने लगी, तो वो पैसों की बोगी जो थी वो सबसे लास्ट में आ गई। पहले 1 नंबर पर थी, अब सबसे लास्ट में वो बोगी आ चुकी थी। अब जो चोर थे उनको बहुत ही सही मौका लगा ये कि यहाँ पर, अच्छा, ये सब कुछ उन चोरों को पता था क्योंकि वो 8 बार इसमें सफर तय कर चुके थे। तो उन्होंने प्लान बनाया कि जो चोरी है उनको बिरदाचालम स्टेशन से पहले ही करनी है, क्योंकि बिरदाचालम स्टेशन के बाद ट्रेन चलेगी बिजली पर और छत पर जाने के बाद में एक वहां पर कट करना मुश्किल होगा क्योंकि ऊपर से बिजली के तार जाएंगे और जान को खतरा है इसमें। तो उन्होंने जब बिरदाचालम स्टेशन 45 किलोमीटर दूर था उससे पहले कट करना शुरू कर दिया था। उस गैंग के 2 लोग छत के ऊपर गए। छत के ऊपर जाने के बाद में बैटरी कटर से 2x2 का एक छेद किया उस छत में जिसमें पैसे रखे हुए थे। बाद में उस ट्रेन के अंदर गए, बोगी के अंदर गए। बोगी के अंदर जाने के बाद में लगभग 45 मिनट में या सब कुछ हो गया था। बोगी के अंदर जाने के बाद में 4 बक्से इसने तोड़ने के बाद में जितने भी पैसे थे वो पैसे जो ऊपर खड़ा था इसका एक साथी उसको दिए। उस साथी ने नीचे, अच्छा, अब जहाँ पर इनको पैसे फेंकने थे ये लोकेशन भी इन्होंने तय कर रखी थी कि यहाँ पर हम पैसे फेंकेंगे और वहाँ पर इन्होंने 4 बंदे खड़े कर दिए थे। तो जहाँ पर इनको पैसे फेंकने थे उन्होंने वहाँ पर वो जितने भी पैसे थे वो नीचे थैलियों के अंदर डाल कर सारे पैसे फेंक दिए।
और बाद में जब इंजन चेंज हुआ, ट्रेन वहाँ पर जाकर रुकी, तब ये सभी ट्रेन से उतरकर फरार हो गए। 45 मिनट में ये 4 बॉक्स तोड़ पाए। अगर इनके पास और टाइम होता तब ये और भी बॉक्सेस तोड़ लेते और भी ज़्यादा पैसे यहाँ से उड़ा ले जाते। ये कहानी थी दोस्तों। एक तरह से भारत के अंदर इससे बड़ी चोरी नहीं हुई। ट्रेन के अंदर ऐसी चोरी को अंजाम देना और पुलिस को भनक तक न लगना, ये पहली बार हुआ है कुछ ऐसा। और जब तक पुलिस को पता चला कि ये पैसे किसने चुराए हैं, कहाँ से चुराए हैं, लगभग 2 साल बीत चुके थे। और जो नोट उन्होंने चुराए थे, जो पैसे उन्होंने चुराए थे, वो सारे के सारे पैसे इन लोगों ने बहा दिए थे नदी में, क्योंकि करेंसी चेंज हो चुकी थी। तो ये थी दोस्तों कहानी। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट्स में बताना। बाकी अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं और कोई दूसरी कहानी आपको सुननी है तो भी आप कमेंट्स में बताना और अपना प्यार लाइक के ज़रिए ज़रूर दिखाना। बाकी ऐसे ही और कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ, क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।